हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट फिजिक्स चैनल। इस शॉर्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन 11th का एक चैप्टर है। 11th का एक चैप्टर है ये, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से नीट में आते हैं। इसमें मैं क्विक रिवीजन ऑफ थ्योरी करूँगा, थ्योरी का क्विक रिवीजन करूँगा, जिसमें हम फार्मूला रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे सारे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो है सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास में हमारा जो है ट्रांसलेटरी मास भी होता है और रोटेशनल मास भी होता है, दोनों मास होता है। तो ट्रांसलेटरी मास तो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट रोटेटरी मास जो है हमको निकालना पड़ेगा खुद से, और वो जो है हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम जो है एम आर का वैल्यू निकाल लेंगे, आई अपॉन आर स्क्वायर, और एम आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, रोटेशनल मास। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम जो है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन का जान है ये, इसके बिना आप रोटेशनल मोशन को समझ ही नहीं सकते हैं, प्रोसीड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और ना ही कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और इसमें हम 5 केस लेंगे। 5 केस में जितने भी फार्मूला हैं, और इस सारे बॉडीज़ के फार्मूलाज को आपको याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको टिप्स पे याद रखना है। ठीक है, तो 5 केस में पहला केस है हमारा रिंग का। जो फार्मूला रिंग का होता है वही फार्मूला होलो सिलेंडर का होता है। ठीक है, तो वो होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सी इक्वल टू 1 होता है। सी क्या है हम आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग और होलो सिलेंडर का, वो है एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, अब देखिए रिंग के केस में क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 एलोंग डायमीटर। एक्सिस अगर एलोंग डायमीटर है या डायमेट्रिकल एक्सिस है, तो इस केस में जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे सी का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। वो कितना होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, और ये है एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। यहाँ पे सी का वैल्यू 1/2 हो गया। डिस्क के केस में अगर हम बात करें, तो ये अलोंग डायमीटर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। 2 केस हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखिए थर्ड केस क्या है। थर्ड केस है हमारा होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। यहाँ पर सी का वैल्यू हो जाता है 2/3। ठीक है, अब देखिए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। यहाँ पे सी का वैल्यू हो जाता है 2/5। ठीक है, सी क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए रॉड के केस में जो है, रॉड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो एक रॉड है, मान लीजिए इस रॉड के अगर सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास हो रहा है बिल्कुल मिड से, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास एम क्या है मास ऑफ द रॉड, एंड एल क्या है लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, अब देखिए अगर एक्सिस रॉड के एक एंड से पास होता है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, जहाँ पे एम क्या होता है मास ऑफ रॉड, एल क्या होता है लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, अब देखिए नोट पॉइंट एक हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हम सी के बारे में पता करते हैं कि सी क्या है। सी देखिए क्या है कि सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे के क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखिए आई इक्वल टू है एम के स्क्वायर। अब यहाँ पे आई का वैल्यू आप जो है पुट करते जाइए डिफरेंट बॉडीज़ के लिए, जैसे रिंग के लिए, डिस्क के लिए, जो भी है सब यहाँ पे पुट करते जाइए, तो आपको पता चलेगा कि सी होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना होता है, तो उसी को हम सी बोल देते हैं, ताकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इतना लंबा नाम कौन बोले, इसलिए हम सी बोल देते हैं शॉर्टकट में। एक्चुअली सी कुछ ऐसा खास चीज़ नहीं है। अब लेकिन सी है क्या, अब देखिए सी को हम ऐसे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बार बार इतना कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको याद रखेंगे एक ट्रिक से कि सी जो है कोफिशिएंट ऑफ एम आर स्क्वायर होता है।
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एम आर स्क्वायर के पीछे जो भी चीज़ लगा हुआ है वो कोफिशिएंट होता है, और वही क्या होता है, सी। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो हम किसी भी बॉडी का सी हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = mr²। तो mr² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो हमारा यहाँ पे c क्या हो जाएगा, 1। रिंग के लिए c क्या हो जाएगा, 1। k²/r² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। एक्सिस के लॉन्ग mr²/2 होता है। तो यहाँ पे mr² का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। तो यहाँ पे हमारा c क्या हो जाएगा, 1/2, मतलब कि k²/r² क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए होलो स्फीयर के लिए क्या होता है, I = 2/3 mr²। तो यहाँ पे c क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ mr² क्या है यहाँ पे, 2/3। तो यहाँ पे k²/r² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3, मतलब कि c का वैल्यू 2/3। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr² है, तो mr² का कोफिशिएंट है 2/5, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2/5, मतलब कि k²/r² का वैल्यू हो जाएगा 2/5। रॉड के लिए हम c नहीं देखते हैं, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर तक हम c देखेंगे, ठीक है। अब देखिए c भी पता चल गया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका देख लिए। अब इस सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको लिख लेना है एक पेज में और सबको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम इंक्लाइंड प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे। एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रखा हुआ है, इस पे फोर्स जो है नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है। सबको पता है कि थीटा एंगल पे अगर कोई इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, और वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, तो वहाँ पे अगर कोई बॉडी ऊपर रखा हुआ है तो mg sin थीटा आगे और होता है, mg cos थीटा अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे mg cos थीटा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे mg sin थीटा नीचे की तरफ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास और रेडियस हमको बॉडी का गिवन है। इंक्लाइंड सरफेस का जो डिस्टेंस है वो s गिवन है, यहाँ पे ये s गिवन है। उसके बाद जो है हमारे पास इसका हाइट गिवन है h। इस तरह से हम यहाँ पे इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा गिवन है। इस तरह से हम यहाँ पे s का वैल्यू निकाल लेंगे, h/sin थीटा। जब आप sin थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे ना, तो वहीं से आ जाता है s का वैल्यू h/sin थीटा, ठीक है। ये भी हमें मिल गया। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला देखेंगे एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है mg sin थीटा अपॉन m + i/r²। अब i के जगह पे आप m² रखिए तो आपको पता चलेगा g sin थीटा अपॉन 1 + k² हो जाएगा, ठीक है। और k²/r² को हम क्या बोल चुके हैं, c। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि g sin थीटा अपॉन 1 + c, ठीक है। तो ये हमारा एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया। अब हमको इसमें एक्सीलरेशन में ये नोटिस करना है कि एक्सीलरेशन की डिपेंडेंसी जो है, एक्सीलरेशन की डिपेंडेंसी किस किस चीज़ों पे है। तो सबसे पहली बात तो देखिए इंक्लिनेशन पे डिपेंड है, एक्सीलरेशन इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है, इंक्लिनेशन एंगल पे। जैसे कि मान लीजिए कि साइन थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब कि थीटा पे डिपेंड करता है, और सी पे डिपेंड करता है, दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सीलरेशन का डिपेंडेंसी क्या क्या है, साइन थीटा है। अगर मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन डिपेंड हुआ, एक 30 डिग्री का एंगल वाला इंक्लाइंड प्लेन हुआ और एक 60 डिग्री वाला, तो दोनों पे एक्सीलरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। उस केस में बॉडी सेम देगा हमको। लेकिन अगर मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन सेम है लेकिन बॉडी डिफरेंट है, तो डिफरेंट बॉडी के लिए सी का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सीलरेशन भी क्या आएगा, डिफरेंट सबका, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सीलरेशन का काम ख़त्म हो गया। अब देखिए हम वेलोसिटी को देखते हैं या स्पीड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2as। अब यहाँ पे s का वैल्यू s तो रहने दीजिए, a का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो आपको पता चलेगा कि √2s mg sin थीटा अपॉन m + i/r² होता है। इसी तरह से यहाँ पे i की जगह पे m² रखिए, तो m से m कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2s g sin थीटा अपॉन 1 + c हमारा वही है k²/r²। तो इस तरह से हमारा वेलोसिटी आ गया। अब देखिए वेलोसिटी की डिपेंडेंसी है एक्सीलरेशन पे कैसे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √a। तो इस तरह से वेलोसिटी अगर एक्सीलरेशन अगर बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। अब देखिए स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला एक और है √2ah/sin थीटा। इसमें आप जो है
ए का वैल्यू रख दीजिए फिर से, तो √2mgh/m+i/r²। फिर से आई का वैल्यू रखिए m², तो आपका वैल्यू ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 2gh/1+c। ठीक है, इस तरह से हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद हमारा जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है टाइम का, कि टाइम ऑफ डिसेंट जो है ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास 1/sin θ √2h/g × 1+c। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमारा t का डिपेंडेंसी क्या है, t डिपेंड करता है 1+c पे। ठीक है, और sin θ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन सेम है तो वहाँ पे थीटा और h दोनों सेम होगा, तो फिर हमारा जो t होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1+c होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको भी टाइम पीरियड को भी वो कर, टाइम पीरियड नहीं है ये, टाइम है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम का भी रिलेशन देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक नोट पॉइंट है, यहाँ पे एक रॉड है, उसको रोटेट किया गया है, उसको मतलब कि इस तरह से घुमाया गया है और एंगल थीटा पे। ठीक है, तो ये थीटा भी तो क्या होगा, इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो है थीटा भी इक्वल होगा। उसके बाद देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, बी पॉइंट का रेडियस क्या होगा, ज़्यादा, बी पॉइंट का रेडियस क्या होगा, ज़्यादा। अब देखिए V2 हमें V1 से ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, अब थीटा ए इक्वल टू थीटा बी है, हमें पता है। ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी होता है, ओमेगा हमेशा सेम ही रहता है, अल्फ़ा भी हमेशा सेम ही रहता है, ये हमें पता है। अब देखिए वी ए जो है लेस देन वी बी होता है। ठीक है, और वी ए लेस देन वी बी कैसे हुआ, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा तो क्या है सेम, आर ज़्यादा है तो v क्या होगा, ज़्यादा, तो इसीलिए वी ए क्या हो गया, लेस देन वी बी। अब देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन में भी सेम बात, ए लेस देन क्या हुआ, ए बी, एक्सीलरेशन ऑफ ए पॉइंट इज लेस देन एक्सीलरेशन ऑफ बी पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए इक्वल टू होता है आर अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है सेम, तो आर ज़्यादा तो ए ज़्यादा, तो बी पॉइंट का आर ज़्यादा है इसलिए बी पॉइंट का एक्सीलरेशन ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए ये फार्मूला हमारा यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं कि लीनियर मोशन में हम किस चीज़ को क्या बोलते थे, और रोटेशनल मोशन में हम उसी चीज़ को लिंक करके याद रखेंगे। कि कोई भी चीज़ को अगर लिंक करके याद रखते हैं तो हमको आसानी से याद रहता है, दो जगह नहीं रटना पड़ता है, एक जगह रटा हुआ है उसी से इस चीज़ को लिंक करके यहाँ भी याद कर लेंगे। काइनेमेटिक्स में हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, वहाँ हम हर चीज़ को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो हम यहाँ पर अब जो है रोटेशनल मोशन में उस चीज़ को लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पे उस चीज़ को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि एस को हम वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, यहाँ पे हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, थीटा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी हुआ करता था, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होगा। वहाँ पे ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता था, यहाँ पे डी ओमेगा अपॉन डी टी होगा, और यहाँ पे अल्फ़ा होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। वहाँ पे इनर्शिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बोलते थे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इक्वल टू mr²। वहाँ पे फोर्स इक्वल टू ma हुआ करता था, यहाँ पे टॉर्क होगा I अल्फ़ा, मास की जगह पे I आ जाएगा और a की जगह पे अल्फ़ा आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब देखिए मोमेंटम क्या होता था वहाँ पे, p इक्वल टू mv, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इक्वल टू I ओमेगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हमारा 7वां पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता था कि एफ एक्सटर्नल 0 होता था, डी अपॉन डी होता था। ठीक है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी अपॉन डी होता था, और एफ एक्सटर्नल 0 होता है, ये कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कि एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व रहेगा जब एफ एक्सटर्नल 0 होगा या टॉर्क एक्सटर्नल 0 होगा। तो ये एफ एक्सटर्नल 0 होगा तभी एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो हमारा एफ एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, 0। एफ एक्सटर्नल 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, और यहाँ पे अगर ये 0 है तो डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, तो p इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, p इक्वल टू एम वी होता है, तो m इनिशियल v इनिशियल इक्वल टू m फाइनल v फाइनल। ठीक है, और देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्वेशन तब होगा जब टॉर्क एक्सटर्नल क्या होगा, 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। टॉर्क एक्सटर्नल 0 होगा तभी हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जी देखिए टॉर्क एक्सटर्नल 0 है तो यहाँ पे डी एल बाई डी टी हो गया, डी एल इक्वल टू 0 डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो L इक्वल टू कांस्टेंट, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, L इक्वल टू होता है I ओमेगा, तो I इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल। ठीक है, अब इस तरह से। अब देखिए 8वां पॉइंट है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ करता था, हाफ mv²। अब यहाँ पे क्या होगा कि रोटेशनल मोशन में हाफ I ओमेगा²। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया।
अब हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हुआ करता था, तो वहाँ पे लीनियर मोशन में वो होता था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस एनथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा रोटेशनल मोशन में, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब थीटा nth इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा इंटू 2n-1। यहाँ पे v क्या है, v क्या है, v है हमारा फाइनल स्पीड, u क्या है इनिशियल स्पीड, उसी तरह से हमारा ओमेगा क्या है फाइनल एंगुलर स्पीड, फाइनल एंगुलर स्पीड, और हमारा ओमेगा नोट क्या है इनिशियल एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो ये है हमारा। ठीक है, अब देखिए 10th पॉइंट में क्या है, वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हुआ करता था वहाँ पे लीनियर मोशन में, और हमारा यहाँ पे क्या होगा रोटेशनल मोशन में, ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह से हमारा अगर वहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता था तो हमारा वी एवरेज हुआ करता था वी इनिशियल प्लस वी फाइनल अपॉन 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो ओमेगा एवरेज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल अपॉन 2। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक पॉइंट मास है हमारा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट मास के लिए देख रहे हैं, एक पॉइंट मास है यहाँ पे, और वो r डिस्टेंस पे है किसी एक्सिस से। ठीक है, उस एक्सिस के अलोंग जो है ये रोटेट कर रहा है बॉडी। तो यहाँ पे mr² क्या हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस कंडीशन में अगर आप mr² इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब इस i को आप mk² अगर लिखते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mk² भी होता है, तो इस कंडीशन में k इक्वल टू r आता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू r आता है पॉइंट मास के लिए। अब इस पार्टिकल का जो है ये पार्टिकल के लिए है। ठीक है, अब देखिए इस पार्टिकल के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इस कंडीशन में देखिए इक्वल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके क्या है इक्वल। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि पार्टिकल के केस में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अगर किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है, तो इस कंडीशन में m मास का पार्टिकल है r डिस्टेंस पे है, तो इस कंडीशन में k इक्वल टू r होता है। और k इक्वल टू r का मतलब क्या है, पॉइंट मास या पार्टिकल का बात हो रहा है यहाँ पे, तो k इक्वल टू r का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है कि एक रिजिड बॉडी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी है, इसको एक्सिस यहाँ पे है हमारा, ये एक्सिस है, एक्सिस के अलॉन्ग जो है ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे एक बॉडी है रैंडम शेप का है, कि कोई शेप इसका नहीं पता मुझे क्या है, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब नहीं पता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dm मान लेंगे कि एक छोटा सा मास dm है यहाँ पे, वो r डिस्टेंस पे है। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करके पूरे बॉडी का निकाल सकते हैं। तो हम i एक छोटे से पार्ट का क्या है di, और उसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे बॉडी का आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, जोड़, तो वो हमारा जो है पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा dm r² से आ जाएगा। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये फॉर्म जो है हमें एक बार देखा हुआ होना चाहिए। अब देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि मान लीजिए एक पॉइंट है, एक तो हमारा जो है प्लेन के अंदर और प्लेन के बाहर, इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। ठीक है, और हमारा जो है ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब देखिए तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पूछेगा कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें दो आपको पता होगा, तीसरा आपको पूछेगा। जनरली हमको आई जेड जेड डैश जो है पता होता है, ये हम जो याद किए हुए हैं ना, वो रिंग का mr², डिस्क का mr², वो जनरली क्या होता है, आई जेड जेड डैश होता है, मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है। ठीक है, तो एक्स और वाई में आपको पूछेगा, बोल देगा दोनों इक्वल है, तो फिर आप आई एक्स एक्स डैश आई वाई वाई डैश को दोनों को इक्वल मानेंगे, तो दोनों को अगर आई मानेंगे तो 2i हो जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा उसका, आई जेड जेड डैश बाय 2। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे दो का वैल्यू आपको गिवन होगा, एक का पूछेगा तो आप उसमें बता सकते हैं आराम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
इसमें देखिए सबसे पहली बात कि एक कोई भी रिजिड बॉडी है, उसका एक सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, और यही हमको याद होता है। सेंटर ऑफ मास जो हम याद किए हुए हैं वो यही है, आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब उसके पैरेलल में एक हमको जो है एक वो दे दिया, एक पॉइंट दे दिया उसके पैरेलल में, उस पॉइंट पे हमको पूछ दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अल्फा अल्फा डैश के अलोंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमको सेंटर ऑफ मास के अलोंग तो याद है, और वो पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास से एक्स डिस्टेंस पे है, और बॉडी का मास भी हमें गिवन है। तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एक्स स्क्वायर, इससे हम आई अल्फा डैश बता देंगे। और ये आई सेंटर ऑफ मास वही है जो हम याद कर चुके हैं, रिंग के लिए हमारा स्क्वायर, डिस्क के लिए हमारा स्क्वायर बाई टी 2, होलो स्फीयर के लिए 2/3 हमारा स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 हमारा स्क्वायर, रॉड के लिए साइड में है अगर एक्सिस एंड एक एंड पे है तो ml²/3, और अगर बीच में है तो ml²/12। तो वो हमें याद है, वही है आई सेंटर ऑफ मास। प्लस एम एक्स स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू आई अल्फा अल्फा डैश आ जाएगा जो हमको पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक रॉड है, दो केस यहाँ पे स्पेशल है, इसको याद रखना है कि एक रॉड है, एम मास है, एल लेंथ है उसका, ठीक है, उसके एक एंड से एक्सिस पास हो रहा है, लेकिन एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है रॉड के। वहाँ परपेंडिकुलर था तो वहाँ हम क्या बोल रहे थे, डायरेक्ट ml²/3, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3, तो वही वाला है, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा जोड़ देना है कि sin स्क्वायर थीटा होगा इसके साथ में, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है। तो इस तरह से हम यहाँ पे याद कर लेंगे कि I = ml²/3 sin स्क्वायर थीटा, I = ml²/3 इंटू sin स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो जाएगा यहाँ का थीटा आपको गिवन होगा, आप जो है कैलकुलेट करके आंसर दे देंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए मिड से पास होता है और एक्सिस जो है परपेंडिकुलर नहीं है रॉड के, वहाँ परपेंडिकुलर था तो क्या बोल रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे है, किसी एंगल पे है, तो हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट ml²/12 नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे बोलेंगे कि I = ml²/12 इंटू sin स्क्वायर थीटा, I = ml²/12 sin स्क्वायर थीटा। ये हमें याद रखना है, I = ml²/12 इंटू sin स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह से हमारा जो है ये शॉर्ट 1 क्या होता है, कंप्लीट। शॉर्ट 1 कंप्लीट हुआ, रिमेनिंग पोर्शन हम शॉर्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लर्न करें सारे फार्मूलाज को, कॉन्सेप्ट्स को, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें मैक्स टू मैक्स, PYQ सॉल्व करें ज़रूर से ज़रूर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है मैक्स शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल मोशन या सारे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, ये सारा शॉर्ट नोट ही है, सारा सिर्फ फार्मूला और कॉन्सेप्ट है इसमें। ये आप शॉर्ट नोट में लिखें और 2-3 पेज का जो है आपका शॉर्ट नोट बनेगा, और शानदार शॉर्ट नोट बनाएं, उसको बार बार रिवाइज़ करें, फार्मूला याद करें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसमें एक भी फार्मूला मिसिंग नहीं है, एक भी फार्मूला मिसिंग नहीं है, एक भी कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं है, इसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। आप क्वेश्चन लगाएँ, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो इसमें सारे फार्मूला कवर्ड है, सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड है, ठीक है, एकदम 100%। सो ठीक है, थैंक यू सो मच।